हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए थे। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, फिर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की। अब दोस्तों देखिए, ये तो हमें राइट्स और डायरेक्शंस दे दी गई। ठीक है, स्टेट के लिए भी हमारे अधिकार भी दे दिए गए। लेकिन इनके साथ क्या है कि किसी भी अच्छे देश में अगर आपने अच्छा देश बनाना है, उसके लिए आपके साथ राइट्स के साथ ड्यूटीज़ भी आती हैं। ड्यूटीज़ आपके कर्तव्य। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम घर पे रह रहे हैं, घर पे हमें हमारे घर पे हमें आज़ादी है रहने की, खाने की, पीने की, सांस लेने की। तो साथ में हमारे को ड्यूटीज़ भी दी हैं कि घर की सफाई रखनी है, उसकी सिक्योरिटी रखनी है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है। ठीक है जी। तो उसी तरीके से इंडिया हमारा घर है और हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए। ठीक है जी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स कब वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुई थी। और किसके साथ? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। ठीक है जी। और फिर वो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट की गई थी। तो ओरिजिनली हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी? 10 थी। ओरिजिनली हमारी 10 थी, लेकिन उसके बाद 11 हो गई थी। 11 कब हुई थी? 11 हुई थी हमारी आफ्टर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है जी। 2002 में 11 हो गई थी टोटल। तो बेसिकली इसमें क्या ऐड की गया था? हमारी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहती है, ड्यूटी ऑन एवरी पेरेंट और गार्डियन टू इंश्योर दैट दैट चाइल्ड और वार्ड वॉज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन बिटवीन एजेस ऑफ 6 and 14 ईयर्स। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट और गार्डियन की होती है। ठीक है जी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ली गई है? हमने यूएसएसआर से ली है, जो प्रेजेंटली हम रशिया कहते हैं। ठीक है जी। तो यूएसएसआर से ली गई है। और जापान कॉन्स्टिट्यूशन एक इकलौता ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कहा गया है कि लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ दी गई हैं सिटीजन्स की। तो ये चीज़ ठीक है जी। चलिए, अब इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ साथ और क्या चीज़ें निकल के आती हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 29 है, उसमें क्या कहा गया कि एवरीवन हैज़ ड्यूटीज़ टू द कम्युनिटी इन विच अलोन द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी इज़ पॉसिबल। मतलब कि यूनाइटेड नेशंस की आपकी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है UNDHR, उसमें भी ड्यूटीज़ के बारे में बात किया गया है। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ जो हैं वो ऑब्लिगेटरी हैं। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है कि आपका कर्तव्य बनता है, आपका कर्तव्य है कि इनको फॉलो करना है। ठीक है जी। देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट। मतलब कि इसको डायरेक्टली हम इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी इन नेचर है। ठीक है जी। और बेसिकली इसका क्या है, इसमें ये कहा गया है कि एज राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर द वंस दैट शुड ऑब्जर्व वंस ड्यूटीज़ इन ऑर्डर टू सीक एनफोर्समेंट ऑफ वन फंडामेंटल राइट। ठीक है। जैसे अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे बेसिकली क्या गया है कि कोई इंसान जैसे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर कोर्ट में चला जाता है। ठीक है जी। लेकिन अगर कोर्ट को पता चलता है कि जी इसने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो मांग लिया, लेकिन इसकी ड्यूटीज़ जो है वो फॉलो नहीं कर रही है, तो कोर्ट कहेगा कि आपको ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी चाहिए। आप ड्यूटीज़ तो फॉलो कर नहीं रहे हैं और अपने राइट्स के बारे में मार रहे हैं। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कहता है कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्बिगस स्टैट्यूट्स के लिए भी है। मतलब कि कुछ स्टैट्यूट्स इस तरीके से होते हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन के लिए हम ड्यूटीज़ का क्लॉज देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या कहा गया है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है जी। और वाइल डिटर्मिन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ एनी लॉ, इफ़ कोर्ट फाइंड्स दैट it seeks to give effect of any of duties, it may consider such law to be reasonable। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई लॉ जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखनी है और उसमें उनको लगता है कि इसमें ड्यूटीज़ का जो क्लॉज है वो उसके मद्देनज़र आ रहा है, तो उसकी जो है फंडामेंटल जो है लॉ का जो फंडामेंटल है वो अगर उस ड्यूटीज़ के साथ नहीं मैच कर रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं। ठीक है जी।
अब आते हैं दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं आर्टिकल 51A के अंतर्गत क्या क्या दी गया है। ठीक है जी। सबसे पहला कहता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना है, उसके अंदर जो भी है उसकी आइडियल्स को फॉलो करना है। ठीक है जी। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा कहता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम, मतलब कि हमने आज़ादी के लिए जितने भी नोबल आइडियाज़ लिए हैं उनको चेरिश करना है और उनसे इंस्पायर होना है। तीसरा कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये देखिए प्रियम्बल वाली चीज़ आ गई, इसीलिए प्रियम्बल सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाना है। ठीक है जी। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वेन एवर कॉल्ड अपॉन, सो मतलब कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो आपकी ड्यूटी बनती है कि देश की रक्षा के लिए आपको कभी भी आना है। इसलिए नॉर्मली एनसीसी या एनएसएस में भी ये चीज़ दी गई है। ठीक है जी। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, मतलब कि भाईचारा आपने देना है, एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहना है। और चाहे किसी भी टाइप के रिलीजन हो, भाषा हो या रीजनल हो या डाइवर्सिटी हो, उन सब की, और जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है उनके लिए आपको बिल्कुल प्रमोट करना है, मतलब सबने इकट्ठा रह के अखंड भारत की तरफ जाना है। छठा पॉइंट कहता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजर ऑफ कल्चर, मतलब कि हमारे जो रिच कल्चर है उसकी प्रोटेक्शन करनी है, जो हमारी हेरिटेज है उसकी प्रोटेक्शन करनी है। सातवां पॉइंट कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है जी। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, फॉरेस्ट की होगी, लेक्स की होगी, रिवर्स की होगी, वाइल्ड लाइफ की होगी। ठीक है जी। और कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, मतलब कि जैसे कि आपके जितने काउज हो गए या डॉग्स हो गए या फिर कोई भी जीता जाता इंसान कोई भी है, उन सब के लिए कंपैशन रहना है। और एक साइंटिफिक टेम्पर बनाना है। ठीक है जी। मतलब कि साइंटिफिक टेम्परमेंट बनाना है, सुपरस्टिशन से दूर रहना है। ह्यूमैनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कि हमें सूझबूझ होनी चाहिए, जानने के इच्छुक रहने चाहिए। नाइन्थ पॉइंट कहता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने खुद अपनी प्रॉपर्टी की तरह टेक केयर करनी है, उसे ख़राब नहीं करना है। और ऑब्जर्व वायलेंस का मतलब है कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। ठीक है जी। और 10th पॉइंट कहता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कंस्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स, मतलब कि हर किसी स्फेयर में हमें आगे जाना है। स्पोर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कल्चर हो गया, उन सब में आगे ही एक्सेल करते जाना है ताकि हमारा देश बहुत आगे जाए। ये हमारी ड्यूटी बनती है। और 11th का पॉइंट तो हमने कर ही दिया था, चिल्ड्रन की जो हमारी 6 to 14 ईयर्स की है उनकी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, एजुकेशन हो गया या बाकी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये 11 आपकी ड्यूटीज़ हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इन 11 की 11 ड्यूटीज़ को याद करना है, लेकिन 11th को आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके बाद में ऐड हुई थी, तो 11th को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? अब इसके जो बेसिक सिद्धांत क्या हैं, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, मॉरल और सिविक ड्यूटीज़ का। ठीक है जी, मतलब कि ये मॉरल और सिविक ड्यूटीज़ का कॉम्बिनेशन है। और इसमें बेसिकली कोडिफिकेशन ऑफ टास्क दिया हुआ है। कोडिफिकेशन ऑफ टास्क का मतलब है कि चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए। एक तो होता है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट को डायरेक्शन दी थी, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमें डायरेक्शंस दी हैं कि ये करनी चाहिए किस चीज़ के लिए, इंडियन वे ऑफ लाइफ जीने के लिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए कन्फाइंड है, ये नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। और ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कि इनको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले जा सकते। जैसे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल हैं, वैसे ही हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है जी। अब वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, इसका वैल्यू क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है हमारी, तो ये क्या है, ये एक सर्व करते हैं रिमाइंडर टू द सिटीज़न कि जैसे आप अपने राइट्स को जी रहे हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स जी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी हैं सोसाइटी और फेलो सिटीजन्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दे सर्व एज अ वार्निंग। ये एक चेतावनी है किसके लिए, एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। वो किस तरीके की, जैसे कि
नेशनल फ्लैग को नहीं जला सकते या पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं ख़राब कर सकते इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये एक चेतावनी है कि ये तो बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते, ये अगेंस्ट द कंट्री है। ठीक है जी। दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स, मतलब कि आपको डिसिप्लिन रखना है, कमिटमेंट देनी है, मतलब कि ये एक इंस्पिरेशन देता है कि आप डिसिप्लिन और कमिटमेंट पर जाने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप जापान जाते हैं कभी या जापान के बारे में जानेंगे तो वाई जापानीज़ आर गोइंग वेरी हाई इन द वर्ल्ड, बिकॉज उनके अंदर डिसिप्लिन और कमिटमेंट है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर कहीं पे वहाँ पे ट्रेन लेट हो जाती है, यूजुअली तो लेट नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं लेट हो जाए तो ट्रेन का ड्राइवर वहाँ पे नोट लिख के देता है अपने पैसेंजर्स को कि उसकी वजह से लेट हुआ था। तो देखिए वहाँ पे कमिटमेंट है, पंक्चुअलिटी है एक दूसरे के लिए। ठीक है जी। ताकि ये चीज़ इसलिए दी है कि एक सिटीजन्स के अंदर एक फीलिंग आए कि वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स ही नहीं है, मतलब दर्शक नहीं है, वो पार्टिसिपेंट है किसके, नेशनल गोल्स के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी इंसान अगर खुद समझता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोड पे चले और आपने देखा कि सामने वाला इंसान कूड़ा गिरा रहा है, तो आप उसको बोलेंगे कि कूड़ा नहीं गिराना है, तो आप फिर एक स्पेक्टेटर नहीं रह जाएंगे, आप एक पार्टिसिपेंट बन जाएंगे कि आपने देश के आगे बढ़ाना है। ठीक है जी। और ये जो है ये कोर्ट्स को हेल्प भी करता है एग्जामिन एंड डिटर्मिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। ठीक है जी। अब 1992 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ जो भी है, ठीक है जी, वो किस तरीके से है, कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड आ रहा है, कोई भी इस तरीके का लॉ जो फंडामेंटल ड्यूटी से क्लैश कर रहा है, उसकी माफ़ कीजिएगा, उसकी जो संवैधानिकता है उस पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। देखिए दोस्तों, ये नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि उसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले जा सकता, लेकिन एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है कि स्टेट लॉ बना सकता है उस पर। ठीक है जी। तो मतलब कि उसकी एक आप पेनल्टी बना सकते हैं या पनिशमेंट हो सकती है, जैसे कि अगर आपने नेशनल फ्लैग को जला दिया या उसको किया है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है जी। अब वर्मा कमेटी 1999 में उन्होंने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की थी। ठीक है जी। वो फंडामेंटल ड्यूटी से उन्होंने क्या क्या किया था कि कौन कौन सी एक्ट्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। तो उसमें पहला था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। ठीक है जी, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम से अगर आप डिसऑनर करते हो तो आपको सज़ा मिल सकती है। ठीक है जी। उन्होंने कहा था कि काफ़ी क्रिमिनल लॉज हैं जिनको फोर्स में लिया जा सकता है, और वो किस चीज़ के लिए लिया जा सकता है, अगर कोई भी सेक्शन ऑफ पीपल हैं वो एनकरेज कर रहे हैं एनिमिटी बिटवीन किन ग्राउंड्स पे, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे, मतलब कि आपस में लड़ाई करवा रहे हैं इन पर्टिकुलर जो हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। रेस, प्लेस ऑफ रिलीजन या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हमारे लड़ाई करवा रहे हैं या फिर एनिमिटी करवा रहे हैं तो उस पे भी है। अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जिसका मतलब है कि आपके जितने भी सिविल राइट्स हैं वो वायलेशन हो रहे हैं। ठीक है जी। तो उन पे भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनती हैं। आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस तरीके से बनती हैं कि कोई भी कास्ट या रिलीजन से अगेंस्ट कोई भी इस तरीके की घटना घट रही है तो सिविल राइट के अंतर्गत वो आपकी पनिशेबल होगी। ठीक है जी। और आईपीसी जो है वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉज हैं टू पनिश व्हाट, नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसी घटना घट रही है तो उससे आपकी पनिशमेंट हो सकती है। फिर आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, मतलब कि अगर अनलॉफुल असेंबली हो जाती है या कोई भी ऐसी हरकत हो रही है जो कि नेशनल हित के खिलाफ है तो वो भी है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी है इसके अंदर। ठीक है जी। ये वर्मा कमेटी ने दिया था। ठीक है दोस्तों। अब नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 3 प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है जी। अब उन्होंने स्टेप्स बोले हैं कि स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करना चाहिए पीपल को
सेंसिटाइज का मतलब है उन्हें बताना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपको आपके अंदर एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको निभानी चाहिए, ठीक है जी। और ये रिकमेंडेशन जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी दी थी, ठीक है जी। फिर अगली चीज़ क्या है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड अदर फ्रीडम्स मस्ट बी जेलसी गार्डेड एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज फेलो सिटीजन्स रिस्पेक्टेड। मतलब कि आपके पास राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है और बाकी फ्रीडम्स भी हैं, लेकिन उनको उसमें ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए कि उसमें बेसिकली कहने का मतलब है कि आपके बाकी राइट्स दिए हुए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे को दबाना शुरू कर दें, ठीक है जी। माइनॉरिटीज़ भी हैं और बाकी फेलो सिटीजन्स भी हैं, सबकी रिस्पेक्ट इकट्ठी होनी चाहिए, ठीक है जी। अगला पॉइंट कहता है रिफॉर्म ऑफ होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन एमिटेड। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें भी रिफॉर्म चाहिए, ठीक है जी। इसमें ये कहा गया है कि आपके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मतलब आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिया गया है और प्रियम्बल भी दिया गया है। वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रियम्बल इसीलिए दिया गया होगा कि बच्चों को पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है, ड्यूटी टू वोट एट इलेक्शंस, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी में वोट टू इलेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये करना भी चाहिए, ठीक है जी। अगला जो रिकमेंडेशन है जस्टिस वर्मा जी ने वो क्या दिया है, वो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न शुड बी इम्प्लीमेंटेड एट द अर्लीस्ट, ठीक है जी। मतलब कि ये जितनी भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं जितनी जल्दी हो सके उन्हें लागू कर देना चाहिए, ठीक है जी। अब आते हैं हम क्रिटिकल एनालिसिस पे ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब वो दो पैमाने पे इसको हम कर रहे हैं एनालिसिस, एक होता है कॉन्सेप्ट और दूसरा प्रैक्टिस। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही ज़्यादा अनहर्ड था डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है जी। कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बहुत ही कम सुना था, शायद इसीलिए 42nd अमेंडमेंट के बाद आया है ये, ठीक है जी। और ये कुछ नया नहीं लेके आ रहा है, ये इसके लिए मतलब आपने कुछ नया नहीं लेके आ रहा है, मतलब बाकी आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो इट वाज जस्ट अ मेयर फॉर्मेलिटी टाइप ही थी, ठीक है जी। और पीपल अंडरस्टैंड ऑलरेडी नीड द लॉ अबाइडिंग, देन व्हाट इज़ द नीड फॉर दिस, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं उनको तो लॉ फॉलो ही करना चाहिए। ये तो एक सीधी सादी बात है कि लॉ तो फॉलो होना ही चाहिए। तो फिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्या मतलब थी। अब देखिए इसका, अब ये बताते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने ये आपको कहा है कि आपने कूड़ा करकट नहीं फेंकना है, नहीं तो मैं 500 रुपये का फ़ाइन करूँगा। तो आप वो चीज़ करोगे, वो इसलिए क्योंकि डर है। लेकिन अगर मैंने आपके अंदर एक चीज़ कर दी कि कूड़ा करकट नहीं फेंकना है, ये गलत बात है, मैंने आपकी चेतना को ही जगा दिया, तो 500 रुपये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, ठीक है जी। ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। अंदर से जिम्मेदारी जब आए तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है एक अच्छे देश के लिए, ठीक है जी। जापानीज़ का एग्ज़ाम्पल है, जापानीज़ का एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। अब आते हैं नॉन जस्टिसेबल, अगले पॉइंट पे। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि ये कोर्ट में भी नहीं इसको आप लेके जा सकते, तो मतलब ये जस्ट वेग ही है। अब प्रैक्टिस में आते हैं, प्रैक्टिस में देखते हैं कि ये ऑलरेडी लॉज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ है नहीं, इसमें ये एम्बिगस और वेग से ही है, मतलब कि कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब देखिए कोई नो जर्नल अवेयरनेस कैंपेन्स हैव बीन इनिशिएटेड। अब मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे कोई अवेयरनेस कैंपेन लगा है, ठीक है जी। और कोई मेजर जजमेंट्स नहीं निकल के आई हुई हैं, ठीक है जी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, एक्सेप्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। और वो वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट देखिए अब आपके फंडामेंटल राइट्स में भी है, वो राइट टू लाइफ में आ जाता है, ठीक है जी। फिर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे भी आ जाता है, और फिर मतलब बाकी आर्टिकल्स में भी है, तो वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ और कहीं भी नहीं है, ठीक है जी।
अब आते हैं रोल ऑफ जुडिशरी। अब रोल ऑफ जुडिशरी में क्या है कि एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी टीचिंग ऑफ लेसन एटलीस्ट 1 आवर इन अ वीक। ठीक है जी। वो क्या कहा था कि प्रोटेक्शन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीक में 1 घंटे की क्लास तो होनी चाहिए बच्चों को इसके बारे में बताने के लिए। ठीक है जी। फिर एक केस हुआ था कि एम स्टूडेंट यूनियन केस हुआ था 2001 में। उसमें कहा गया था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं 5100 एक अंडर, उसमें कहा था कि ये फंडामेंटल राइट्स की तरह ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये एम स्टूडेंट यूनियन केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल लाइक फंडामेंटल राइट्स बट इट कैन नॉट ओवरलुक एज ड्यूटीज़। ठीक है जी। मतलब कि इनको हम कहीं ना कहीं फंडामेंटल मान सकते हैं। ज़रूरी है नहीं है कि अगर ये इन्फोर्सेबल नहीं है तो इसका कोई वजूद ही नहीं है। कोर्ट्स इनको टाइम टू टाइम लेके आया है। ठीक है जी। और ड्यूटीज़ को माना है तो ये फंडामेंटल तो है ही। ठीक है जी। और इट वाज आल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय रिट और ऑफ द कोर्ट। मतलब कि ऑब्वियसली अब आप आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत नहीं इस पे कोर्ट्स में नहीं जा सकते। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यूबल नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल गाइड है और ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है जी। अरुणा रॉय केस और जॉर्ज फिलिप केस 2002 और 2007 में क्या कहा था कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51E और जे जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है जी। अब वही देखिए कि ये नॉन जस्टिसेबिलिटी क्या है। तो अब अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने क्या किया था, उन्होंने वर्मा कमेटी और NCRW के अंतर्गत उन्होंने रिट फाइल कर दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लेके। ठीक है जी। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट कांट एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द बॉल रेस्ट इन द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स टू डू समथिंग अबाउट द सेम। मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो आपकी एनफोर्सेबिलिटी है वो किस पे आते हैं, उसका दायित्व आता है एग्जीक्यूटिव पे और लेजिस्लेटिव पे। मतलब कि जुडिशरी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।